नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि हमने यूनिट 4 वाले चैप्टर में जो हमारा पेपर 1 पार्ट ए का था, तो उस पे हमने इसकी हल्की सी झलक देख ली थी, बट इसमें प्रॉपर तरीके से पूछा है, उसमें भी पूछा गया था, तो इसमें भी हम बता सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है। तो 1948 में धर आयोग ने भाषाई राज्यों के विचार को खारिज कर दिया, इसके बजाय प्रशासनिक सुविधा की सिफारिश की। ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन है, देखिए 1948 में बना धर आयोग। ठीक है। इसे किसने बनाया? इसे जो संविधान सभा तब चल रही थी ना, उसने बनाया। फिर उसके बाद धर आयोग के बाद क्या हुआ? 1949 में बनी जेवीपी समिति। इसे किसने बनाया? इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया। तो भाषा ये स्वीकार करना था कि भाषा आधार होना चाहिए कि नहीं, तो इसने मना कर दिया कि नहीं होना चाहिए। तो इसने मना कर दिया, तभी तो फिर अगली समिति बनेगी। अगर इसने हाँ कर दिया होता तो समिति बनती ही नहीं। तो फिर इस समिति ने भी मना कर दिया 1949 में। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों ने भी बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य गठित नहीं होंगे। अब क्या हुआ? अब कौन सीखा है सिर्फ बातों से? यहाँ सबको एक हादसे की ज़रूरत होती है। तो जॉन एलिया साहब का जो शेर है तो यहाँ लागू हो गया। 52 में क्या हुआ? अलग आंध्र प्रदेश राज्य के लिए भूख हड़ताल के बाद जो श्री अपने रामुलु थे, उनकी मृत्यु हो गई और भाषाई मांग इससे बहुत तेज हो गई। ठीक। फाइनली अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य बना। ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग किए गए तेलुगु भाषी क्षेत्र। तो ये तमिल थे, ये तेलुगु थे। अब इसके बाद भाई साहब फिर 1953 में क्या हुआ कि फजल अली साहब की अध्यक्षता में क्या बना? एक आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक। और इसने फिर तीन भाषा फॉर्मूला और ये सब चीज़ें दी, और फिर उसने बोला कि प्रशासनिक आधार भी देखा जाएगा। भाषा एकमात्र आधार नहीं होगा, पर भाषा को भी आधार बनाया जाएगा। अब देखा जाए तो भाषा ही आधार है। ठीक है। वो कान यहाँ से वहाँ से पकड़ने वाली चीज़ है। तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में फिर रिपोर्ट आई, तो 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है मैंने आपको। तो भारतीय संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था, कौन सा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसने शासन में सुधार और भाषाई एकता की मांगों को पूरा करने के लिए भारत के राज्यों की आंतरिक सीमाओं का क्या किया? पुनर्गठन किया। ठीक है भैया। अब राज्यों का पुनर्गठन क्या था? स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रांतों, रियासतों और ब्रिटिश क्षेत्रों का एक जटिल मिश्रण था। लोगों ने भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर राज्यों की मांग करी। क्यों ना करें भाई। 1920 में जब गांधी जी असहयोग जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आपका स्टार्ट होने वाला था, उसके शुरू में उन्होंने जब कांग्रेस का एक बार पुनर्गठन किया, और उस पुनर्गठन का उन्होंने क्या आधार बनाया? कि भाषा आधार बनाया, कि भाषा के आधार पर समितियां बनाई। कांग्रेस कमेटी बनाई कि हिंदी प्रांत समिति, मराठी प्रांतीय समिति, इस तरह से समितियां बनी। तो लोगों को तभी से समझ में आने लगा था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारा भाषाई आधार पर ही होगा। ठीक है। लेकिन अब वही है, नेता है, तो कहाँ से सुनेंगे। तो 1956 में फिर क्या हुआ? पुनर्गठन का उद्देश्य ऐसे राज्यों का निर्माण करना था जो प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को समूहीकृत करें। ठीक। तो प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करना है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं हो कल को ये बोलने लगे कि लेट सपोज, अब देखिए जी, यहाँ पे मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं, यहाँ पे आपका देखिए तो कोंकण बोलता है, ये आपका कन्नड़ स्पीकिंग लोग रहते हैं, फिर मलयालम स्पीकिंग लोग, फिर आपका तमिल स्पीकिंग लोग, फिर आपका तेलुगु स्पीकिंग लोग, ये चल रहा है। ठीक है। अब भाई, अब भाषा के आधार पर आप डिमांड कर रहे हो राज्य की, कल को आप बोलोगे कि हमको अलग ही होना है। ठीक है। हम अलग होना चाहते हैं, देश अलग बनाना चाहते हैं, तो ये ना चलो। तो भाषा बोलने वाले लोगों को समूहीकृत करना है। ठीक। इसके बाद अब आप देखिए कि क्या क्या राज्य बने। तो आयोग का गठन हो गया 53 में। अध्यक्षता किसने की? फजल अली साहब ने। उनके साथ हृदय नाथ कुंडरू और के एम पणिक्कर साहब थे। तो 1+2 का ये निकाय था। फिर इसने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की सिफारिश मान ली। फिर क्या परिवर्तन हुए? 14 राज्य बने, 6 यूटी बनी। इस 14 मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक जैसे राज्य समान भाषाओं वाले क्षेत्रों को मिलाकर बने। ठीक। कर्नाटक में आपका कन्नड़ा स्पीकिंग, केरल में मलयालम स्पीकिंग। मोस्ट डेंजरस लैंग्वेज भाई,
कभी आप फाफा का वीडियो देखना, फहद फाजिल का इंटरव्यू देखना, मलयालम में, समझ में तो कुछ भी नहीं आता, बाकी समझ में भी नहीं आती है, सुनाई भी ढंग से नहीं देती है। केंद्र शासित प्रदेश, जिन क्षेत्रों में राज्य बनने के लिए प्रशासनिक तैयारी की कमी थी, उन्हें बेहतर नियंत्रण के लिए यूटी घोषित कर दिया गया। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 56 का महत्व क्या है। तो भाषाई और सांस्कृतिक एकता की बात किया इसने, एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को समूहबद्ध किया, जिससे सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिला और क्षेत्रीय संघर्ष में कमी आई। फिर प्रशासनिक दक्षता, राज्य की सीमाओं को भाषाई रेखाओं के साथ संरेखित करके शासन अधिक संगठित हो गया, जिससे संचार और लोक प्रशासन में सुधार हुआ। ठीक है। फिर राजनीतिक स्थिरता, इससे अलग राज्य की मांग कम हुई, राजनीतिक तनाव कम हुआ, राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत हुआ। इसके तत्पश्चात संतुलित विकास, समान आर्थिक और सामाजिक स्थितियों वाले क्षेत्रों को समूहीकृत किया गया, जिससे बेहतर संसाधन आवंटन और विकास जो है संभव हुआ। ठीक है। फिर मजबूत संघवाद, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पष्ट विभाजन ने एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना बनाई, जिससे भारत के संघीय ढांचे को बढ़ावा मिला। तो पहला तो ये हुआ कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी आई, दूसरा ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव दक्षता आ गई, फिर तीसरा ये हुआ कि राजनीतिक स्थिरता रही। क्यों? क्योंकि उस राज्य के लोग अब डिमांड नहीं कर रहे कि हमको अब कन्नड़ा स्पीकिंग बन गया तो अब उसमें क्या क्या डिमांड करेंगे। ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग बन गया तो अब किसी और चीज़ के लिए बाद में लड़ाई करेंगे, लेकिन अभी ये वाला मैटर नहीं पड़ गया। फिर संतुलित विकास होगा, मजबूत संघवाद होगा, ये तमाम चीज़ें। अब पैसा के लिए लड़ाई चलती है कि जो अपना वित्त आयोग बनता है तो उसमें जो बंटवारा होता है पैसे का, अब उसका मसला चलता है। फिर पुनर्गठन के बाद देखिए तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास आ जाए कि राज्य पुनर्गठन समझाइए 1947 के बाद से लेके आज तक, तो आपको स्टार्ट करना है 1948 धर आयोग, फिर आपको स्टार्ट करना है 1949 जेवीपी समिति, फिर आपको 1953 में फजल अली हमें आ जाना है। इसमें बोलना है कि स्वीकार नहीं करा, इसमें स्वीकार नहीं करा, इसमें आपको बता देना है कि संविधान सभा ने बनाया इसे, इससे आप बता देना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया इसे, फिर इसे बता देना है आपको कि सरकार ने इसे बनाया क्योंकि तब तक सरकार बन चुकी थी। फिर 53 में बनी और 56 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, एक तो ये आपको कंठस्थ रहना है। तत्पश्चात आपको क्या बताना है कि भाई 14 राज्य जो बने, तो उसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल। तो देख लीजिए 14 हैं। आइए एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। फिर एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा लक्षद्वीप, पांचवा मणिपुर, छठवां त्रिपुरा। तो नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य ऐसे थे, मणिपुर और त्रिपुरा, जो यूटी थे। ठीक है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और दिल्ली, ये 3 ऐसे हैं जो तब भी यूटी थे, आज भी यूटी हैं। फिर नॉर्थ इंडिया का एकमात्र हिमाचल प्रदेश था जो आपका यूटी था, बाद में फिर ये भी बढ़ गया किसमें, आपका एक पंजाब, मतलब हिंदी बेल्ट, मतलब ये हिमाचल प्रदेश जो था हिंदी बेल्ट वाला था, तो इसको स्टेट बनाया गया और फिर ये आपका स्टेट बन गया ये बाद में। अब 1956 में जो आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, तो वो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, तो आइए देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रादेशिक सीमाओं के पुनर्गठन के लिए अधिनियमित एक महत्वपूर्ण कानून था ये। इसकी विशेषता ये थी कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, कई क्षेत्रों को मिलाकर नए प्रदेश का निर्माण किया गया। अब देखिए मध्य प्रदेश का मैप सबसे बेहतर है, मटका सुराही है ना। तो देखिए इसमें इसको आप चलिए BCA कोर्स कर लीजिए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपको याद होगा ABCD 4 पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है। A ब्रिटिश प्रांत, B छोटी बड़ी रियासतें, C छोटी रियासतें, ठीक है। फिर D आपका अंडमान और निकोबार, तो अब वो तो अपने में आता नहीं तो किनारे कर दो।
अब बी बड़ी रियासतें, तो आपका ग्वालियर, इंदौर इसमें आ रहा। फिर सी, ठीक है, जो छोटी रियासत तो विंध्य प्रदेश वगैरह, बुंदेलखंड, पन्ना, इधर जो रियासतें हैं वो सब आ गई। और फिर ए आपका जो हो गया, ये आपका नागपुर वाला सीपीएन बरार वाला क्षेत्र हो गया, सेंट्रल प्रोविंस इन बरार वाला। तो ये क्षेत्र थे। तो ठीक है, इन क्षेत्रों को मिला करके मध्य प्रदेश बना। राजधानी का नाम भोपाल। ठीक। भाषा संबंधी विचार, भाषाई रूप से विविध आबादी को एकजुट करने के लिए हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया। फिर कुछ मराठी भाषाओं को बॉम्बे राज्य में ट्रांसफर कर दिए और सरगुजा जिले, अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में एकत्रित कर लिया। नए मध्य प्रदेश में बेहतर प्रशासन के लिए 43 जिले अलग अलग राजस्व विभागों में विभाजित किए गए। ठीक। तो मध्य प्रदेश में 43 जिले कब थे? 1956 में। कितने जिले? 43। फिर क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है, मध्य प्रदेश में विलय किए गए क्षेत्र। आपका मध्य भारत जो था उसमें ग्वालियर, इंदौर, मालवा क्षेत्र शामिल हुआ। फिर विंध्य प्रदेश वाले में रीवा, सतना, सीधी, बघेलखंड, इन सबको लिया गया। फिर भोपाल राज्य वाले में पूर्व रियासत, अब केंद्र शासित प्रदेश जो बन गई, मतलब भोपाल राज्य जो है पूर्व रियासत थी, अब क्या बन गई? वो फिर राजधानी बन गई। महाकौशल क्षेत्र जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर सहित सीपी और बरार के कुछ क्षेत्र शामिल है। मतलब महाकौशल क्षेत्र में आप जबलपुर वाले हिस्से में यही नागपुर वगैरह जोड़ दो तो आपका महाकौशल बन जाएगा। अब 43 जिले हैं। ठीक है। समय के साथ प्रशासनिक समायोजन के कारण नए जिलों का निर्माण हुआ, जिससे शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार हुआ। ठीक है। आपको नहीं याद आए, देखिए आपको मैं, आप 1998 में क्या हुआ? जिले बने। फिर कब बने? 2003 में। फिर कब बने? 2008 में। फिर कब बने? 2013 में। फिर कब बने? 2018 में। फिर कब बने? 2023 में। ठीक है। ये 5-5 वर्ष में बन रहे हैं। ठीक है। हर 5 वर्ष में चुनाव हुए हैं। ठीक है। और वो इसीलिए ये जिले बनाए गए ताकि एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल है तो जिला बनाओ और उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र, वो अपने आप दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा और उस एरिया की जो विधानसभा सीट है, मतलब बहुत सारा फार्मूला चेंज हो जाता है, तो ये उनके फेवर में जाता है, जिला बना दो और वोट पाओ। तो 43 जिले हैं, याद रखना फिलहाल। ठीक है। अब भोपाल जिला बना सीहोर से अलग करके, और राजनांदगांव जिला को अलग करके बनाया गया। ठीक है। राजनांदगांव भी जिला बना, तो ये 2 जिले हो गए, तो 45 हुए। ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है। फिर 1998 श्योपुर जिले को बनाया गया मुरैना से अलग करके, उमरिया जिले को शहडोल से अलग करके, नीमच जिले को मंदसौर से अलग करके, हरदा जिले को होशंगाबाद नर्मदापुरम से अलग करके, कटनी को जबलपुर से, डिंडौरी को मंडला से, बड़वानी को खरगोन से। ठीक। ये जिले बने 98 में। और देखिए आगे फिर 2003 में जिले बने। ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था, ये आपका यहाँ पे ये हो गए आपके 43 प्लस 2 45 हो गए। फिर क्या हुआ कि और जिले बने, तो हो गए थे लगभग 61 के आसपास हो गए थे 2000 में। फिर डिवीज़न हुआ तो 45 जिले रह गए एमपी में और आपके 16 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में। ठीक है। ये हुआ। अब देखिए आगे फिर क्या हुआ, अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब छत्तीसगढ़ का विभाजन, मध्य प्रदेश का विभाजन क्या हो, आगे टॉपिक है। फिर 2003 में क्या हो, 3 जिला बना। गुना से अशोकनगर बना, बुरहानपुर जिले का निर्माण हुआ खंडवा से, अनूपपुर का शहडोल से। ठीक। फिर 2008 में क्या हुआ, 2 जिले बना, तो 45 प्लस 2 प्लस 3 कितने हो गए, 48 जिले हो गए। ठीक है। अब 17 में 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर बन गया और सीधी से सिंगरौली बन गया, तो ये 2 हो गए, 50 हो गए। ठीक है। फिर 2013 में 16 अगस्त 2013 को शाहजहाँपुर बना, सॉरी शाहजहाँपुर से आगर मालवा बना अलग होकर के। ठीक है। 51 हो गए। अब 2018 आया तो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके मेवाड़ी जिला बना। ठीक है। तो कितने हो गए, 52 हो गए। फिर 2023 में, मार्च 2023 में रीवा से अलग करके मऊगंज जिला बनाया गया। ठीक है। मऊगंज जिला बना, फिर पांडुर्ना बना, मैहर बना, तो 3 ये बन गए, तो 55 जिले हो गए मध्य प्रदेश में वर्तमान में। ठीक। ये सब हो। अब एक बार बेसिकली मध्य प्रदेश का मैप में देख लीजिए कौन सा जिला कहाँ है, पता तो हो अपने प्रदेश के बारे में। देखिए ये है आपका श्योपुर, भिंड, मुरैना,
ठीक है, ये आपका चंबल संभाग हो गया। फिर इसके बाद आपका ये ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये आपका ग्वालियर संभाग हो गया। इसके बाद आपका निवाड़ी, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, ठीक है, ये आपका सागर संभाग हो गया। तो किस एक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जिले हो गए, 3 जिले यहाँ हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 जिले यहाँ हो गए। इसके बाद देखिए आपका सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ठीक। अब यहीं पे ये आपका इसको मऊगंज कर लीजिए, ठीक है, यहीं पे आप इसको मैहर कर लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जिले हो गए रीवा संभाग में, ठीक है। फिर आपके बाद यहाँ अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, शहडोल संभाग में 3 जिले हो गए। फिर आपका जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ठीक है, और आपका पांडुरना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले यहाँ हो गए, ठीक है। फिर आपका विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, तो 5 जिले हो गए। आप देखिए भोपाल में कितनी अच्छी चीज़ है भोपाल की, आप समझिए यहाँ पे कि आप देखिए यहाँ राजगढ़ का बॉर्डर छूता है, यहाँ पूरा ये आपका यहाँ तक मतलब विदिशा का बॉर्डर छूता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पूरा ये ये वाला पूरा ये रायसेन का बॉर्डर छूता है, ठीक है। और सीहोर मतलब सीहोर तो अच्छा लंबा खासा बॉर्डर छूता है। तो लगभग लगभग 4 ओर से विदिशा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन इनको ऐसे घेर के रखा हुआ है पूरा, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, उज्जैन, शाहजहाँपुर, देवास, रतलाम, ये उज्जैन संभाग के जिले हो गए। फिर ये आपका इंदौर, ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ठीक है। फिर आपका ये नर्मदापुरम, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, ये हो गए। तो इसमें 52 के आसपास बने हुए हैं, और 3 जो है हमने जोड़ दिए, तो मऊगंज, पांडुरना और मैहर, ठीक है। अब देखिए ये एक बार देख लीजिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये मैप है, ठीक है, अर्लियर डिवीज़न, ठीक, विभाजन के पहले, मतलब ये आप मान लीजिए 31 अक्टूबर 2000 तक ऐसे दिखता था मध्य प्रदेश, ठीक। यहाँ तक ये आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ एरिया हो गया, यहाँ पे उड़ीसा बॉर्डर लग रहा है, महाराष्ट्र बॉर्डर लग रहा है, फिर बिहार बॉर्डर भी लग रहा है, फिर झारखंड नहीं बना था ना, झारखंड इसके बाद बना। तो ये आपका इतना जो एरिया है पूरा, ठीक है, ये तो अभी भी बॉर्डर है, ठीक है। तो ये सब टच करता है पूरा इनको, ठीक। और ये आपका उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे लग जाता है सोनभद्र जिला, मतलब यहाँ पे एक ऐसा सर्कल है भाई, ये पूरा जो है यहाँ वाला छत्तीसगढ़ पहुँच गया, यहाँ वाला उत्तर प्रदेश पहुँच गया, यहाँ वाला उत्तर प्रदेश पहुँच गया, इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया आपका जो मध्य प्रदेश का नक्शा है जब विभाजन नहीं हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ बन गया, तो छत्तीसगढ़ में ये जो है तमाम आपके ज़िले हैं, ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, ठीक है, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर आपका ये हो गया, ठीक है, ये भी प्रॉपर मतलब ट्राइबल इलाका ही है जसपुर। इसके अलावा आपका ये जो सरगुजा है इसी में अंबिकापुर आता है आपका, अंबिकापुर में ही तातापानी है, जो जो स्थल है किस चीज़ का, जियोथर्मल एनर्जी के लिए, ठीक। फिर ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सोन नदी गुजरती है यहाँ से। फिर आपका कोरबा, यहाँ बहुत सारी माइंस हैं, ठीक। फिर आपका ये रायगढ़, नॉट राजगढ़, ठीक है। फिर आपके मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, ठीक। फिर ये सब आपके और ज़िले हैं। फिर बालोदा बाजार ज़िला है, महासमुंद एक ज़िला है, फिर रायपुर, ठीक है। ऐसे आप रायपुर आए, बिलासपुर से रायपुर आए, ठीक। फिर आप अगर दुर्ग इस ओर जाते जाइए, है ना, आप यहाँ पहुँच जाएंगे नागपुर, ठीक है। फिर आपका दुर्ग, फिर बेमेतरा, और आपका फिर कबीरधाम, ये आपका अमरकंटक वाला एरिया, ठीक है। फिर ये आपके कुछ ज़िले, फिर ये कांकेर हो गया, नारायणपुर हो गया, कोंडागांव हो गया, बीजापुर हो गया,
सुकमा हो गया, ये नक्सलाइट एरिया, दंतेवाड़ा, बस्तर, तो ये सब पूरे नक्सलाइट प्रोन एरिया है। ठीक, तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। हमें छत्तीसगढ़ पीएससी नहीं देना, लेकिन एक बार फिर भी पता होना चाहिए पड़ोसियों के बारे में। ठीक है, तो विभाजन क्यों हुआ भाई साहब? ठीक है, सांस्कृतिक मतभेद। छत्तीसगढ़ क्षेत्र की एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, भाषा छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बोलना है क्या कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसको बुंदेली में कैसे बोलेंगे? काय का कर रहा हो, ठीक है, काय मोड़ा का कर रहा हो, इस टाइप से आप बोलेंगे। छत्तीसगढ़ी में कावर ला करथस टूरा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो इवन दो ईस्टर्न जो मध्य प्रदेश वाले, जैसे मान लीजिए पूरा ही बना देता हूँ, ये जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश का एरिया, ये तो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर लगता है, तो फिर भी मतलब इधर क्षेत्र वाले भी लोग जो हैं ज़्यादा ऐसे छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते हैं। पर प्रोन जो रायपुर हो गया, उधर साइड वाला हो गया, आप उधर पूरा एक्सेंट मिलता है। जनजाति प्रभाव भी है, जिसके कारण अलग पहचान की मांग की गई। फिर आर्थिक उपेक्षा, खनिजों और वनों से समृद्ध होने के बावजूद छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा, जहाँ बुनियादी ढांचा अपर्याप्त रूप से विकसित रहा। देखिए क्या सीन था कि छत्तीसगढ़ में अगर आप रायपुर को छोड़ दें और थोड़ा बहुत बिलासपुर ले लें, तो आप यकीन मानिए छत्तीसगढ़ में नेशनल जो मूवमेंट हुआ, उस दौरान ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उधर पे कि डेवलपमेंट हो। इसके अलावा और मध्य प्रदेश में इंदौर आपका केंद्र रहा है, और ठीक है, और इस मध्य प्रदेश में मतलब हुआ क्या कि देखिए जैसे यहाँ पे सिंधिया रियासत है, यहाँ पे होलकर रियासत है, यहाँ पे बघेल है, यहाँ पे बुंदेलास है, तो इससे ये क्षेत्र इन्होंने भी डेवलप किया। फिर इन क्षेत्रों पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत रही तो उन्होंने भी डेवलप किया। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ वाले एरिया में यहाँ पे ब्रिटिशर्स इसलिए कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सके या नहीं करे क्योंकि एक तो ये पूरा आज जंगली एरिया है, तब तो सोचिए, ठीक है, मतलब जंगल है बहुत सारा, ठीक है, ट्राइबल्स बहुत सारे हैं। फिर इसके बाद अब तब नक्सलाइट समस्या नहीं थी, तब तो नक्सलाइट अंग्रेज ही थे। लेकिन अब आज नक्सली समस्या है ना, तो वो क्यों है? क्योंकि मतलब नक्सली समस्या बढ़ते रहने का कारण जो भी हो, लेकिन उसके इतना कॉम्प्लेक्स होने का रीज़न है फॉरेस्ट। ठीक, तो आज इतने सारे फॉरेस्ट हैं, मतलब सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ आ जाता है एरिया वाइज में। किस चीज़ के मामले में? आप इसमें फॉरेस्ट के मामले में देखेंगे तो आप देखिए कि इस वजह से छत्तीसगढ़ में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ। आज भी अगर आप चाहिए, अगर आप आज भी जाएंगे रायपुर जाइए, फिर रायपुर से लाइन में दुर्ग पड़ेगा, फिर लाइन में भिलाई पड़ेगा, ठीक है, आप जाइए, आपको बहुत डेवलपमेंट मिलेगा। मतलब रायपुर फार बेटर देन इंदौर, आपको इतना डेवलपमेंट मिलेगा। लेकिन इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एट दैट टाइम ये था कि जैसे आप रविशंकर, जो पंडित रविशंकर शुक्ल के जो बच्चे थे, श्यामाचरण शुक्ल, ठीक है, विद्याचरण शुक्ल, तो इन्होंने फिर यहीं की पॉलिटिक्स से सपोर्ट किया। ये केंद्र बना हुआ था उस समय का, राजनीति का केंद्र बना हुआ था। तो इसके कैपिटल बनने का डिवीज़न के बाद भी रीजन यही था कि यही क्षेत्र जो है डेवलप है, तो इसी को कैपिटल बनाएंगे। तो एक ये कारण है कि भाई इनके पास मिनरल्स थे, लेकिन सब जा रहा था इनके इस क्षेत्र में आ रहा था, तो एक ये भी रीज़न था। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां हैं। अब आप देखिए ना, मतलब कि कितना बड़ा है, मतलब कितना बड़ा क्षेत्र हो गया वो। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मुजफ्फरनगर से लेके, ठीक है, आपका सोनभद्र तक, मतलब कितनी लंबी दूरी जाती है उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे ही देखिए कि आप यहाँ पे मतलब सोचिए कि जस्ट जस्ट इमेजिन यार कि द पर्सन हु इज लिविंग इन दिस प्लेस नीमच, ठीक है, एंड ही वांट्स टू गो या सी वांट्स टू गो जगदलपुर, यू कैन इमेजिन मतलब कितना टाइम इनको लगेगा जाने में। ठीक है, और उसके अलावा भी कैपिटल भोपाल है, इस जगदलपुर, बस्तर, कांकेर, ठीक है, और कोंडागांव, इस वाले आदमी को भोपाल तक आने के लिए आप समझ रहे हैं कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी उसको। तो मतलब यहाँ से ऐसे आना पड़ेगा, इधर से आना पड़ेगा, लेकिन इस एरिया पे जंगल बहुत ज़्यादा है, उसको बेचारे को रायपुर, बिलासपुर, यही क्षेत्रों के आना पड़ेगा। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या थी, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वजह से क्या हो जाता है कि मतलब बड़े बड़े स्टेट होने से दिक्कत होती है। ठीक है, तो प्रशासनिक चुनौतियाँ थी। भौगोलिक आकार जो है बड़ा होने के कारण बस्तर, सरगुजा जैसे दूर दराज के क्षेत्र प्रभावी प्रशासन नीतियों का कार्यान्वयन जो है मुश्किल होता था। फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने एमपी के राजनीतिक ढांचे में कम प्रतिनिधित्व महसूस किया, जिससे एक अलग राज्य की मांग को हवा दी। अब आप खुद सोचिए कि 2000 तक, ठीक है, जितने भी सीएम बने, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जितने भी सीएम बने, ठीक है,
तो पहले बने आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि इसके फिर आप देखते जाइए, जैसे जो जो सीएम बने, जैसे मंडोई जी बने, भगवंत राम मंडोई बने, ये आपके खंडवा वाले क्षेत्र के थे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो काटजू जी बने, ये तो थे ही यूपी के, ठीक है, पर रतलाम से इनका फिर कुछ कनेक्शन निकला तो रतलाम से चुनाव लड़े, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखिए डीपी मिश्र, वो भी इसी क्षेत्र विशेष के हैं। फिर उसके बाद आप देखिए वीरेंद्र, मतलब जैसे मैं नाम लेते जा रहा हूँ, जैसे जैसे आपका अवधेश प्रताप सिंह के जो बेटे थे गोविंद नारायण सिंह बने सीएम, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है भाई साहब, गोविंद नारायण सिंह बने। तो गोविंद नारायण सिंह भी कहाँ के थे, ये आपके रीवा वाले क्षेत्र के थे, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए ना, आप सोन देखिए, एक बस वो नरेश चंद्र जो थे राजा, जिनको बना दिया गया था और उनको ही मूर्ख बनाया गया, वो 13 दिन का उनको मतलब से सीएम बनाया गया, सबसे कम समय का। बेचारे ने राजनीति से संन्यास ले लिया उन्होंने। तो मतलब अब आप देखिए कि क्या हालत करके रख दिए थे। तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेपरेट, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ये हो गया। फिर सार्वजनिक मांग और आंदोलन, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, वहाँ के जो नेता हैं, फिर दे ऑल्सो वांट कि भाई हमें मतलब अलग होना है, अब हमारा नहीं होने वाला, अलग 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 किचन कर लो, ऐसा। अब सकारात्मक क्या प्रभाव हुआ विभाजन के, तो एक सेंट्रलाइज डेवलपमेंट हुआ। विभाजन के बाद एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों को अलग अलग बजट मिले, जिससे लक्षित आर्थिक विकास संभव हुआ। आप लिटरली आप रायपुर जाइए, मतलब रायपुर में सिर्फ एक समस्या है, गर्मी बहुत है, बट व्हाट अ सिटी इट इज़, बहुत प्यारी जगह है। बेहतर शासन, छोटी प्रशासनिक सीमाओं ने नीति कार्यान्वयन और सेवा वितरण में सुधार किया। सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, छत्तीसगढ़ अब अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत, त्योहारों, भाषा को बढ़ावा दे सकता है। आप बस्तर बस्तर आर्ट देखिए, एक तो ये पुलिस वालों का भी आना रहता है, ठीक। आप ये बस्तर आर्ट देखिए, जैसे आप बस्तर आर्ट देखेंगे तो जैसे इधर जैसे मधुबनी आर्ट होता है, और जैसे मध्य प्रदेश में जो गोंड पेंटिंग होती है, जो 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 बैगा प्रिंटिंग बनती है, वो वैसा फेमस होता है ना, वैसे ही बस्तर आर्ट बहुत प्यारा होता है। फिर आर्थिक विकास, तो राज्य का दर्जा मिलने के बाद इस क्षेत्र के समृद्ध खनिज संसाधनों ने इसके औद्योगिक विकास में योगदान दिया। आप देखिए, मतलब आपको छत्तीसगढ़ देखिए तो आपको मतलब इसमें दुर्ग भिलाई में आपको स्टील पावर प्लांट खूब मिल जाएंगे, कोरबा में आपको माइंस मिल जाएंगी ढेर सारी। तो ये जो चीज़ें हुई, इससे बहुत डेवलपमेंट हुआ। मतलब छत्तीसगढ़ में अपना देखिए आयरन ओर है, मैग्नीज है, आपका क्या बोलते हैं कोल है, ठीक है, एंड वेरियस थिंग्स हैं। तो एक टिन है जो एकमात्र ही मिलता है, इस टाइप चीज़ें। बेहतर बुनियादी ढांचा, केंद्रित विकास के परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों में सड़कों, रेलवे, संचार सुविधाओं में सुधार हुआ, ठीक है। विभाजन के निगेटिव प्रभाव क्या हुए, तो ऑब्वियस सी बात है, वो एक इमोशनल और सोशल इफेक्ट पड़ा। दोनों क्षेत्रों में ऐतिहासिक और पारिवारिक संबंधों वाले समुदायों के लिए भावनात्मक संकट पैदा किया। अब लेट सपोज कि अब सरहदों का तो वो नहीं होता ना, मतलब सरहदों तो पता नहीं है, अब किसी की यहाँ प्रॉपर्टी रही होगी, ठीक है, अब उसको यहाँ मतलब रहना, लेकिन उसको इस परिवेश में है और उसकी इधर आने लगी, तो उस सब चीज़ें भी इम्पैक्ट पड़ा। परिवार अलग अलग हो गए, कोई नौकरी करता था जो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो फिर वो उसके पास ऑप्शन था कि वो छत्तीसगढ़ चुन ले, मध्य प्रदेश चुन ले, लेकिन अब वो जिस एरिया में लगा हुआ तो उस एरिया को चुनेगा, तो उससे फिर उसका जो नेटिव प्लेस है ये छूट जाएगा, ऐसा करके। संसाधन वितरण मुद्दे, विभाजन के बाद जल संसाधनों, महानदी नर्मदा घाटियों पर विवाद उभरे। फिर मध्य प्रदेश पर आर्थिक दबाव पड़ा, खनिज तो था ही नहीं मध्य प्रदेश के पास, क्या खनिज है, मतलब आप देखिए, मतलब ये वाला जो बेल्ट है धारवाड़ वाला, ठीक है, इस पे है। बाकी यहाँ पे आपको कटनी में चूना पत्थर मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर यहाँ सीमेंट डिमेंट होता है, इसके अलावा इस बेल्ट के अलावा और क्या ही है, ठीक है। और जो पन्ना में सोना होता है वो तो जीके क्वेश्चन के लिए बना हुआ है। प्रशासनिक समायोजन, सरकारी कर्मचारियों, फाइलों, परिसंपत्तियों, इनके अचानक पुनर्आवंटन ने शुरुआती प्रशासनिक बाधाओं को जन्म दिया, ठीक है। शुरू शुरू में तो मसला हो गई। फिर राजनीतिक पुनर्गठन, राजनीतिक परिदृश्य को पुनर्गठित करना पड़ा, जिससे दोनों राज्यों में क्षेत्रीय नेतृत्व और राजनीतिक स्थिरता प्रभावित हुई, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। इसमें एज सच सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं।